नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू सर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज मैं एक फिर वीडियो लेके आया हूं करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज के लिए। चलिए देखते हैं, ये वीडियो भी आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, इंडोनेशिया की वर्तमान जो राजधानी है जकार्ता के समुद्र में डूबने के कारण वहां की संसद ने नई राजधानी बनाने के लिए हाल ही में एक बिल पास किया है, जिसके अनुसार इंडोनेशिया की जो नई राजधानी होगी वो कौन होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी है जकार्ता, धीरे धीरे वो पानी में डूबती जा रही है। उसको देखते हुए वहाँ की जो संसद है इंडोनेशिया की, वो उन्होंने बोर्नियो एक वहाँ का द्वीप है बोर्नियो द्वीप में नई राजधानी नुशंतारा बनाने का एक हाल ही में बिल पास किया है और जल्द ही इस इंडोनेशिया की राजधानी नुशंतारा बनाई जाएगी, जिसके लिए बहुत तेजी से वहां पर कार्य चल रहा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में विश्व में पहली बार युद्ध में किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। दोस्तों ये कोई और नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई जारी थी, 1 वर्ष तक लगभग लड़ाई जारी रही। तो इसमें जो रूस ने यूक्रेन पे हमला किया था हाइपरसोनिक जो मिसाइल है उसके द्वारा। हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सी मिसाइल थी अगर नाम पूछे तो किंझल मिसाइल का नाम है दोस्तों, किंझल मिसाइल। किंझल जो मिसाइल है इसका प्रयोग रूस ने इस पर यूक्रेन पर किया था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस ने इस पे यूक्रेन पे हमला किया था किंझल मिसाइल द्वारा। क्या खासियत है किंझल मिसाइल की ये भी बता दूं, क्या होती है हाइपरसोनिक मिसाइल ये भी बता दूं। दोस्तों जितनी भी हाइपरसोनिक मिसाइल होती हैं उनकी स्पीड जो होती है दोस्तों वो ध्वनि की गति से तेज स्पीड होती है। हाइपरसोनिक मतलब है ध्वनि की गति से भी अधिक गति। और जितनी भी विश्व में हाइपरसोनिक मिसाइल हैं उनकी जो गति है वो मैक 5 के करीब है। मैक 5 जो है उसके करीब इनकी जितनी भी हाइपरसोनिक मिसाइल है उनकी गति है। लेकिन इस किंझल मिसाइल की जो गति है वो मैक 10 गति है, इसकी मैक 10 गति है। तो इतनी अत्यधिक गति के कारण, किंझल की ये विशेषता है, इतनी अधिक गति के कारण और ज़्यादा ऊंचाई में ना उड़ने के कारण यह जो हाइपरसोनिक मिसाइल है दोस्तों यह रडार की पकड़ में नहीं आती है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहा ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में है। दोस्तों पिछले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। जो ज़ैपोरिज़िया प्लांट है दोस्तों, पावर प्लांट है, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो यूक्रेन में है दोस्तों, यूक्रेन में। और यूक्रेन रूस का जो युद्ध चल रहा है उसमें मैं आपको बता दूं कि ज़ैपोरिज़िया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इस पर रूस के हमले के बाद इसमें आग लग गई और जिसमें रिसाव होने लगा। हालांकि ये पूरे संपूर्ण विश्व के लिए अच्छा रहा कि इसमें कोई ऐसा विस्फोट नहीं हुआ जिससे कि बहुत बड़ा डैमेज हो पाए। तो ये जो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो यूक्रेन में है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में बेस्ट फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे दिया गया। किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जो इसमें जो फिल्म है आई हैव इलेक्ट्रिकल्स
इलेक्ट्रिकल होना चाहिए यहाँ पर, इलेक्ट्रिक, आई हैव इलेक्ट्रिक्स, ठीक है, सही है, आई हैव इलेक्ट्रिक्स ड्रीम्स जो है ये एक स्पेनिश फिल्म है दोस्तों, स्पेनिश फिल्म है। इस स्पेनिश फिल्म को इस बार बेस्ट फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड 53वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मिला है दोस्तों। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव क्या होता है, इसमें विश्व भर की सारी फिल्मों को एंट्री दी जाती है और उसमें से जो बेहतर फिल्म होती है या बेहतर अभिनेता या अभिनेत्री या बेहतर डायरेक्टर होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में केरल के किस स्वास्थ्य मंत्री ने रेमन मैग्सेसे, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ, हाल ही में केरल के किस पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने रेमन मैग्सेसे, यहाँ पर मैग्सेसे होना चाहिए था, मैग्सेसे, तो हाल ही में केरल के किस पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है इस बार वो केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा, इन्होंने ये पुरस्कार लेने से मना कर दिया। इन्होंने इसका कारण ये बताया, इन्होंने इसके दो कारण बताए। पहला कारण तो इन्होंने ये बताया कि ये जो इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है वो सामूहिक रूप से यानी पूरे समूह को मिलना चाहिए, इसकी मैं हकदार नहीं हूँ। दूसरा मेन जो मुख्य कारण जो इसका था इनका मना करने का वो ये था कि इन्होंने कहा कि जो वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे, फिलीपींस के जो पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे हैं जिनके नाम पर ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, वो वामपंथियों के विरोधी थे और उन्होंने वामपंथियों पर तमाम तरह के अत्याचार किए और ये खुद वामपंथी खेमे से हैं के शैलजा, इसलिए उन्होंने ये पुरस्कार लेने से मना कर दिया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हुरून ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची 2022 में जो जारी की गई उसमें विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? दोस्तों विश्व की सबसे जो वैल्यूएबल कंपनी है, मूल्यवान कंपनी है दोस्तों, वो पहले नंबर की जो है सबसे मूल्यवान कंपनी है एप्पल है। दोस्तों एप्पल जो है सभी जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन और इसके अलावा लैपटॉप जैसे के महंगे लग्जेरियस ब्रांड जो है वो एप्पल बनाती है। मैं आपको बता दूं इसमें इस हुरून ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में अमेरिका दोस्तों पहले स्थान पर है, अमेरिका प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत जो है भारत 5वें स्थान पर है। दोस्तों कनाडा के साथ भारत 5वें स्थान पर है, भारत 5वें स्थान पर है दोस्तों, और अमेरिका जो है इसमें प्रथम स्थान पर है। और आप जानते ही हैं कि एप्पल जो है वो अमेरिका की ही कंपनी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईपीएल 2023 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी जो हैं वो कौन बिके हैं या जो ऑक्शन में आए हैं वो कौन है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सबसे महंगे खिलाड़ी आईपीएल 2023 में जो होगा उस नीलामी में जो सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं वो हैं दोस्तों सैम करन। सैम करन जो है वो इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं दोस्तों, इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं और हाल ही में जो वर्ल्ड कप हुआ था T20 वर्ल्ड कप उसमें इनका शानदार प्रदर्शन रहा था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार सैम करन जो है वो 18.5 करोड़ में दोस्तों ये बिके हैं। और मैं आपको बता दूं कि आईपीएल इतिहास में अब तक की ये सबसे बड़ी बोली है किसी भी खिलाड़ी के लिए, आईपीएल के इतिहास में दोस्तों ये सबसे बड़ी बोली है। और इसके पहले 17.5 करोड़ में केएल राहुल पिछली बार बिके थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अगर ये पूछा जाता है कि आईपीएल 2023 की जो बोली लगाई गई है उसमें सबसे महंगा भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं भारतीय खिलाड़ी जो इस बार बिके हैं वो मयंक अग्रवाल है।
दोस्तों मयंक अग्रवाल जो हैं वो 8.25 करोड़ रुपए में उनको खरीदा गया है। उनको 8.25 करोड़ रुपए में मयंक अग्रवाल को खरीदा गया। दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि जो सैम करन है जिनको सबसे ज़्यादा रुपए में खरीदा गया है इस बार 18.5 करोड़ रुपए में, वो किस टीम ने खरीदा है? तो पंजाब की टीम ने खरीदा है। पंजाब किंग्स ने इनको खरीदा दोस्तों, पंजाब किंग्स ने इनको खरीदा है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस भारतीय रेसलर ने वर्ल्ड कप रेसलिंग चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला रेसलर बन गई हैं? दोस्तों भारत की पहली महिला रेसलर जो बनी है इस बार 2 पदक जीतकर, वो बनी है विनेश फोगाट। दोस्तों विनेश फोगाट जो हैं वो बबीता फोगाट की छोटी बहन है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बबीता फोगाट पर पहले फिल्म बन चुकी है दंगल। और मैं आपको बता दूं कि जो विनेश फोगाट हैं इन्होंने हाल ही में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता दोस्तों, कांस्य पदक जीता दोस्तों। और ये 1 पदक था इनका। और इसके पहले दोस्तों वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ही ये 2019 में कांस्य पदक जीती थी दोस्तों। इस तरह से वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ये 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला रेसर हैं जो 2019 में नूर सुल्तान नजरबायेव में ये जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और इस बार भी इन्होंने एक कांस्य पदक जीता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में गोवा सरकार द्वारा किसे आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया? दोस्तों गोवा सरकार में जो के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री वो हैं प्रमोद सावंत। और प्रमोद सावंत जो हैं उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि जो आजीवन कैबिनेट का जो दर्जा दिया जाएगा वो प्रताप सिंह राणे को दिया जाएगा। दोस्तों प्रताप सिंह राणे कौन है मैं आपको बता दूं, 4 बार के विधायक रहे हैं प्रताप सिंह राणे और पूर्व में गोवा के मुख्यमंत्री और गोवा विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो प्रमोद सावंत है उन्होंने बताया कि अगर जितने भी जो विधायक हैं यदि उन्होंने गोवा में 50 वर्ष तक गोवा विधानसभा में अपनी सेवाएं दी हैं किसी न किसी रूप में, तब उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए ये भी कहा गया है कि या तो वो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री हों या फिर गोवा के स्पीकर हों और 50 वर्ष तक गोवा विधानसभा में अपनी सेवाएं दे चुके हों तो उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। प्रताप सिंह राणे जो हैं उनको ये सारी जो शर्तें थी वो फुलफिल कर रहे हैं इसके अनुसार, तो इस बार उन्हें आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। मैं आपको बता दूं प्रताप सिंह राणे के जो पुत्र हैं वो भी इस समय गोवा विधानसभा में गोवा सरकार में मंत्री हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अफ्रीका के सबसे ऊंचे माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले विश्व के सबसे युवा भारतीय बनने का गौरव किसे हासिल हुआ? दोस्तों ये विराट चंद्रा हैं। विराट चंद्रा जो हैं वो हैदराबाद के रहने वाले हैं और मात्र 7 वर्ष के हैं दोस्तों, मात्र 7 वर्ष के हैं। और ये जो अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट किलिमंजारो, उसमें ये
चढ़ने में सफल हुए और इन्होंने पहले भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया है। दोस्तों हम और आप तो 7 वर्ष की उम्र में मुझे तो लगता है 7 वर्ष की उम्र में हम लोग कच्छा पहन के या कई बार बिना कच्छे के भी बर्फ़ वाले के पीछे भागते थे और कहते थे कि आइसक्रीम दे दो, बर्फ़ दे दो। तो इस तरह से सोचिए ज़रा, अब क्या अवेयरनेस आ गई है लोगों में। नई जो जनरेशन है क्या पावरफुल माइंड रखती है, क्या अपना एक उनका संकल्प होता है दोस्तों। और देखिए मात्र 7 वर्ष की उम्र में इस बच्चे ने ये कमाल किया है, कमाल की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के निवासी देश के पहले मतदाता जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन है? दोस्तों ये हैं श्याम शरण नेगी। ये हिमाचल प्रदेश के निवासी थे। मैं आपको बता दूं कि जब देश के पहले स्वतंत्रता के बाद देश के पहले आम चुनाव हुए थे उसमें इन्होंने हिमाचल प्रदेश से के गांव से अपना पहला वोट, देश का अपना पहला वोट जो है वो डाला। और मैं आपको बता दूं कि इनसे प्रभावित होकर जो नवीन कुमार चावला हमारे जो पूर्व इलेक्शन कमिश्नर थे, 2010 में इनको दोस्तों 2010 में निर्वाचन आयोग ने के जो इलेक्शन जो कमिश्नर थे नवीन कुमार चावला, उन्होंने इनको वोट डालने के लिए यानी कि मतदान करने के लिए प्रचार का राजदूत बनाया था। दोस्तों मतदान प्रचार का इनको राजदूत बनाया गया था 2010 में इलेक्शन कमीशन द्वारा। और मैं आपको बता दूं कि ये एक फिल्म में भी नज़र आए थे, एक छोटी सी भूमिका में, जिस फिल्म का नाम था सनम रे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ऑस्ट्रेलियन होना चाहिए था। ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? दोस्तों जो पुरुष एकल का खिताब 2022 में है वो राफेल नडाल ने जीता है। ये कहाँ के हैं दोस्तों? ये स्पेन के हैं। स्पेन के जो राफेल नडाल हैं दोस्तों, उन्होंने इस बार ये खिताब जीता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं राफेल नडाल ने ही फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। यानी इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछे या फ्रेंच ओपन पूछे तो आपका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा राफेल नडाल। स्पेन के हैं दोस्तों। आगे मैं आपको बता दूं यूएस ओपन 2022 और विंबलडन 2022 का खिताब यहीं के यहीं मैं आपको बताता हूं कि जो यूएस ओपन है दोस्तों वो जीता है अल्कारेज कार्लोस अल्कारेज इनका पूरा नाम है दोस्तों। अल्कारेज जो है ये स्पेन के हैं ये भी। और जो विंबलडन जीता है दोस्तों वो नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच ने जीता है दोस्तों। नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच जो हैं वो सर्बिया के हैं दोस्तों। सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। तो इस बार अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन तो आप नाम लेंगे राफेल नडाल का जो स्पेन से हैं। फिर इसके बाद फ्रेंच ओपन वो भी राफेल नडाल का ही नाम रहा है। इसके बाद यूएस ओपन जो है वो कार्लोस अल्कारेज है, उन्होंने जीता है और वो भी स्पेन के ही हैं। जबकि विंबलडन जो ग्रैंड स्लैम का खिताब है वो नोवाक जोकोविच ने जीता है और वो सर्बिया के हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते रहते हैं, इनको जरा ध्यान देंगे आप। आगे बढ़ते हैं।
उल्फ क्रिस्टरसन किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए? दोस्तों उल्फ क्रिस्टरसन जो हैं वो स्वीडन के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। दोस्तों उल्फ क्रिस्टरसन जो हैं वो स्वीडन के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। मैं आपको बता दूं ये पहला मौका है जब स्वीडन में दक्षिणपंथी सरकार बनाई गई है। ये स्वीडन के इतिहास में दोस्तों पहला मौका है जब दक्षिणपंथी सरकार बनाई गई है, और ये जो हैं वो कंजर्वेटिव मॉडरेट पार्टी के नेता हैं। कंजर्वेटिव मॉडरेट पार्टी के नेता हैं दोस्तों। ये कंजर्वेटिव मॉडरेट पार्टी के लीडर हैं, और ये पहली बार है स्वीडन के इतिहास में जब किसी लीडर को किसी दक्षिणपंथी लीडर को वहां का प्रधानमंत्री बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किन दो देशों के बीच में काजिंद 2022 युद्धाभ्यास हुआ? दोस्तों काजिंद युद्धाभ्यास जो हुआ है 2022 में वो भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ। आसान है याद करना थोड़ा सा, कजाकिस्तान और काजिंद। कजाकिस्तान कोई मात्रा नहीं है इसमें भी, यहाँ कोई छोटी बड़ी की मात्रा नहीं, किर्गिस्तान में छोटी की मात्रा है, तो थोड़ा इसको क्लियर करेंगे आप। कजाकिस्तान और काजिंद 2022 कहाँ हुआ दोस्तों पूछा जाए तो मेघालय। दोस्तों मेघालय में इस युद्धाभ्यास को संपन्न किया गया। आगे बढ़ते हैं। द एंजल्स ऑफ कैलाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? दोस्तों एंजल्स ऑफ कैलाश नामक पुस्तक जो लिखी गई है वो लेखिका हैं सुबीरा प्रसाद। सुबीरा प्रसाद जो हैं वो एक लेखिका हैं। थीम क्या है इसकी दोस्तों? थीम ये जो है ये इसमें ये जो इसकी थीम है वो मैं आपको बता दूं इस पुस्तक की, इसमें मनुष्यों और राक्षसों की लड़ाई को दिखाया गया है दोस्तों। हालांकि वो तो लड़ाई अभी भी चल रही है कलयुग में। मनुष्य और राक्षस, इन्हीं मनुष्यों में से राक्षस भी हैं और मनुष्य भी हैं। चलिए खैर ये अलग बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन किस शहर में बनाया जाएगा? दोस्तों भारत की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन सूरत होगा दोस्तों। सूरत जो है दोस्तों वो पहला स्टेशन होगा, और इसके कंप्लीट होने की यानी कि बनने की संभावना जो है वो 2024 होगी। 2024 में दोस्तों जो बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन है सूरत वो बनकर तैयार हो जाएगा। मैं आपको ये बता दूं कि जो बुलेट ट्रेन जो है वो 8 जिलों से होकर निकलेगी। 8 जिलों से होकर निकलेगी दोस्तों, निकलेगी। और किन दो शहरों के बीच में? तो दोस्तों मुंबई और अहमदाबाद। मुंबई और अहमदाबाद के बीच में ये पूछा जाए दोस्तों कि किन दो देशों के बीच में जो भारत की महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन योजना है वो किन दो देशों के बीच में चलाई जाएगी? तो दोस्तों ये जो चलाई जाएगी मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। किस देश के सहयोग से ये इसको कंप्लीट किया जा रहा है इस ट्रैक को और ये सारे स्टेशंस को? तो जापान के सहयोग से इसको कंप्लीट किया जा रहा है इस महत्वाकांक्षी योजना को। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत भाग्य विधाता उत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? भारत भाग्य विधाता उत्सव दोस्तों नई दिल्ली में मनाया गया। भारत भाग्य विधाता उत्सव दोस्तों नई दिल्ली में मनाया गया। क्यों मनाया गया, क्या था इसमें, मैं आपको बता दूं। भारत की जो 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ थी, इसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत भाग्य विधाता महोत्सव मनाया गया दोस्तों। और इसमें क्या किया गया मैं आपको बता दूं कि भारत भाग्य विधाता महोत्सव में देश की जो इतिहास है, विरासत है, कला है, व्यंजन है, इन सबको संस्कृति है, इन सब का इसमें प्रदर्शन किया गया। क्या किया गया? देश की इतिहास, विरासत, कला, संस्कृति, व्यंजन आदि का इस मौके पर प्रदर्शन किया गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया? दोस्तों, स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जो मोदी जी द्वारा राजस्थान के पाली जिले में किया गया। दोस्तों, राजस्थान के पाली जिले में किया गया। स्टैचू ऑफ पीस क्या है, मैं आपको ये भी बता दूं। मैं आपको बताऊं कि ये जो स्टैचू ऑफ पीस है, जो जैन आचार्य हैं वल्लभ, जैन आचार्य जो हैं वो जैन आचार्य दोस्तों इनका पूरा नाम है विजय वल्लभ जो है, इनकी प्रतिमा का अनावरण इनके 151वीं जयंती पर किया गया। दोस्तों, इनकी 151वीं जयंती थी, उस पर स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्चुअली किया गया। दोस्तों, वर्चुअली किया गया। और जो जैन आचार्य हैं विजय वल्लभ, उनका 151वीं इनकी जयंती थी। इस मौके पर 151 इंच ऊंची प्रतिमा अष्ट धातु की बनाई गई थी, जिसका जो वेट था वो 1300 केजी था। अष्ट धातु की दोस्तों, अष्ट धातु की ये प्रतिमा बनाई गई है, जिसका वजन जो था वो वजन जो है वो 1300 केजी है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस तीर्थ स्थल को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो सबसे फेमस स्थलों में से एक है वो है वृंदावन में दोस्तों ये 2041 तक इसको कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना बनाई गई। दोस्तों, ये देश का पहला, इस योजना के अंतर्गत देश का पहला स्थान होगा, पहला पर्यटन स्थल होगा जहां पर कार्बन न्यूट्रल इसको बनाने की योजना है। कार्बन न्यूट्रल क्या है दोस्तों? इसके लिए यहाँ पर पहले तो कार्बन न्यूट्रल है क्या? कार्बन न्यूट्रल का मतलब है कि जीरो कार्बन उत्सर्जन जिस शहर में होगा वहाँ उसको कार्बन न्यूट्रल कहा जाएगा। अब आगे देखते हैं कि कार्बन न्यूट्रल कैसे बनाया जाएगा। तो दोस्तों, जितने भी जो इसका एरिया है, वृंदावन के आसपास का एरिया है, चाहे वो परिक्रमा पथ हो या आसपास का जितना भी एरिया है, वहाँ पर पर्यटक की जो गाड़ियाँ होंगी उनको पूरी तरह से बैन किया जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा चलाए जाएंगे और इस तरह से उसको कार्बन न्यूट्रल बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? दोस्तों, ट्रांसजेंडर और समुदाय भिखारियों के लिए जो योजना शुरू की गई है इसका नाम है स्माइल। दोस्तों, हाल ही में स्माइल योजना की मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। किनके लिए है? ट्रांसजेंडर और भिखारियों के लिए। क्या योजना है दोस्तों? इस योजना के अंतर्गत इन दोनों समुदाय के लोगों को पुनर्वास करने की योजना है, यानी कि इनको पुनर्निर्वासित किया जाएगा। इनके लिए मकान उपलब्ध कराए जाएंगे, जो बेघर हैं उनको मकान उपलब्ध कराया जाएगा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी और उनके भोजन की भी व्यवस्था सरकार करेगी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक द्वारा व्योम ऐप लॉन्च किया गया है? दोस्तों, व्योम ऐप जो लॉन्च किया गया है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो 104वां स्थापना दिवस था दोस्तों, 2022 में 104वां स्थापना दिवस था। इस मौके पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने व्योम ऐप लॉन्च किया है। क्या ऐप है ये? ब्रह्मांड ऐप या व्योम ऐप जो है, इसको जो लॉन्च किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, ये
स्टॉप शॉप की तरह काम करेगा, शॉप मान दुकान की तरह काम करेगा। इसके द्वारा ग्राहक जो है लोन, क्रेडिट कार्ड और जितनी भी बैंकिंग फैसिलिटीज होती हैं वो सब इनके द्वारा कस्टमर की फुलफिल होंगी दोस्तों, इस ऐप के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पुलिस पर्यटक योजना सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? तो जो योजना का सम्मेलन जो हुआ है इसका, राष्ट्रीय पुलिस पर्यटक योजना, वो नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में इस पुलिस पर्यटक का सम्मेलन हुआ है, इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य ये था कि जितने भी राज्यों की पुलिस है उनको एक मंच पर बुलाकर राज्यों की पुलिस के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, समन्वय बनाना, जिससे पर्यटकों को भारत के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक शहर के पर्यटकों को बेहतर सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2023 में भारत किस देश के साथ नौका सेवा शुरू करेगा? दोस्तों वर्ष 2023 में भारत जो है वो श्रीलंका के साथ अपनी नौका सेवा शुरू करेगा दोस्तों। अपनी नौका सेवा जो है वो श्रीलंका के साथ शुरू करेगा। ये किन किन के बीच में होगी? कांके, श्रीलंका का ये बंदरगाह है कांके, साथुराई और पुडुचेरी कोराइकल जो बंदरगाह है उसके बीच में। श्रीलंका के कांके, साथुराई और जो पुडुचेरी का जो बंदरगाह है कराईकेराल, उसके बीच में होगा दोस्तों। और वर्ष 2023 से इसकी शुरुआत होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। महिला नेशंस कप, FIH महिला नेशंस कप है दोस्तों। ये FIH महिला नेशंस कप 2022 का खिताब दोस्तों किस देश ने जीता है? मैं आपको बता दूं कि भारत की जो महिला खिलाड़ी हैं, भारत की जो महिला हॉकी टीम है, हॉकी का ये कप है दोस्तों। हॉकी कप हॉकी से संबंधित है। FIH महिला नेशंस कप 2022 का खिताब भारत ने जो है दोस्तों वो स्पेन की टीम को हराकर भारत ने ये खिताब जीता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो FIH है ये एक विश्वव्यापी संस्था है। इसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है दोस्तों। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा महिला नेशंस 2022 का आयोजन किया गया था। भारत ने स्पेन को हराया और स्पेन को हराने के बाद भारत जो है FIH द्वारा 2023-24 में जो प्रो लीग हॉकी का जो प्रो लीग होगा दोस्तों उसके लिए जो 2023-24 में FIH द्वारा प्रो लीग होगा हॉकी का, उसके लिए भारत ने इस खिताब को जीतने के बाद क्वालिफाई किया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 25वां क्वेश्चन है फुटबॉल क्लब विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फीफा द्वारा फुटबॉल का जो विश्व कप होता है उसके साथ साथ में फीफा ने सन 2000 से क्लब फुटबॉल का भी आयोजन किया है। जो क्लब फुटबॉल है, क्लब स्तर का हर देश में एक फुटबॉल क्लब होता है और क्लब स्तर का जो फुटबॉल का विश्व कप है वो फीफा द्वारा वर्ष 2000 में पहली बार ब्राजील में आयोजित किया था दोस्तों, ब्राजील में। और अगला जो विश्व कप 2023 होगा वो दोस्तों मोरक्को में होगा। मोरक्को को इसकी मेजबानी दी गई है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि जो रियल मैड्रिड है, रियल
मैड्रिड फुटबॉल क्लब है। इसने अभी तक सबसे ज्यादा फीफा क्लब फुटबॉल विश्व कप जीता है दोस्तों, 4 बार। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसे प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? प्यूमा दोस्तों शूज बनाने वाली एक कंपनी है, एक बड़ा ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है। प्यूमा इंडिया का जो अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो अभिनेत्री और व्यवसायी अनुष्का शर्मा को बनाया गया दोस्तों। ये अभिनेत्री के साथ साथ एक व्यवसायी भी हैं, उद्यमी भी हैं। मैं आपको बता दूं कि प्यूमा इंडिया ने विराट कोहली, इसके साथ साथ करीना कपूर और केएल राहुल को भी प्यूमा इंडिया का अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है इससे पहले। आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो हर वर्ष 9 दिसंबर को मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है पूरे विश्व में? तो यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है पूरे विश्व में। मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा 2003 से करता चला आ रहा है और भ्रष्टाचार के इसका उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता फैलाना पूरे विश्व में इनका उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? दोस्तों बड़ी खुशी की बात है, बहुत इंडिया के लिए गर्व की बात है कि ये जो बिलियनियर जो हैं वो एक इंडियन है और ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो बने हैं, अडानी ग्रुप के ऑनर गौतम अडानी बनाए गए हैं दोस्तों। गौतम अडानी जो हैं एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रथम स्थान पर, इस सूची में प्रथम स्थान एलन मस्क, दूसरा जेफ बेजोस और तीसरा स्थान, यहां लिखता हूं, तीसरा किसको मिला है? गौतम अडानी। गौतम अडानी दोस्तों, इसका मतलब है कि गौतम अडानी विश्व के तीसरे सबसे रईस व्यक्ति हैं, सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं और इसके अलावा एशिया के पहले रिचेस्ट पर्सन हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत किसे बनाया गया है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत 75वीं वर्षगांठ पर भारत और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की तरफ से जो 75वीं वर्षगांठ पे सीजन ऑफ कल्चर यानी कि संस्कृति का मौसम का जो राजदूत बनाया गया है वो AR रहमान को बनाया गया है। बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं ये AR रहमान, इनको बनाया गया दोस्तों। सीजन ऑफ कल्चर यानी मौसम, संस्कृति का मौसम राजदूत इनको बनाया गया है भारत और यूके के द्वारा। मैं आपको बता दूं कि इस समय यूके के प्रवक्ता ने बताया कि इससे भारत और यूके के संबंधों में और मधुरता आएगी और संबंध स्ट्रांग बनेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। आज के मई 2022 में आयोजित महिला हॉकी एशिया कप किस देश ने जीता? दोस्तों जो महिला एशिया कप मई 2022 में आयोजित किया गया है, महिला एशिया कप वो जापान ने जीता है दोस्तों। जापान ने जीता है दोस्तों और जापान ने दक्षिण कोरिया को हराकर ये खिताब जीता दोस्तों। दक्षिण कोरिया को हराकर ये खिताब जीता है दोस्तों।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारी दूसरी वीडियो है, सभी वीडियो में नंबर डले हुए हैं। करंट अफेयर्स की जो सेकंड वीडियो है दोस्तों, सेकंड वीडियो में एक छोटी सी मिस्टेक हुई है मेरे से, वो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। जो करंट अफेयर्स की जो सेकंड है, सभी में नंबर डले हैं। सेकंड वीडियो है जो दूसरी वीडियो, उसमें एक क्वेश्चन था दोस्तों, हाल ही में गूगल के CEO सुंदर पिचई को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इसका जो आंसर है, मैं उस वीडियो में थोड़ा गलत टिक करके गया हूं। इसका आंसर जो है वो पद्मश्री ना होकर पद्म भूषण है दोस्तों। जो गूगल के CEO हैं दोस्तों, गूगल के CEO सुंदर पिचई को इस बार जो है वो पद्म भूषण के सम्मान से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण के सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो है वो भारत रत्न है, दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो है वो पद्म विभूषण है, और तीसरा जो है वो पद्म भूषण है, और चौथा जो है वो पद्मश्री है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पद्म भूषण है वो इनको मिला है, गूगल के CEO सुंदर पिचई को। चलिए, तो किस मिस्टेक किसी से भी हो सकती है दोस्तों, मेरे से भी हुई है, ये मैंने इसको एक्सेप्ट किया है। प्लीज इसको सही करें और अपने ज्ञान को परिष्कृत करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। आगे हम लोग आज के लिए इतना ही है दोस्तों। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए और बेहतर वीडियो लेके आऊं, बिना किसी गलतियों के, बिना किसी मिस्टेक्स के। और अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही है दोस्तों, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें, और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी जो आने वाली वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद।